हेलो गाइस, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पे। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो आपका एसएससी जीडी की जो श्रृंखला चल रही है मॉडल पेपर की, ठीक है ना, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको मिल रही है। 20 क्वेश्चनों की जीके और जीएस का। तो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है 4 फरवरी से 2025 में। तो आप अच्छी से तैयारी अपना कर रहे होंगे और वीडियो को खूब वॉच कर रहे होंगे और वहाँ से अपने नंबर भाई बना रहे होंगे। तो आज फिर हमारा क्या होगा, एस एस जी मॉडल होगा, पेपर आपका 4 होगा। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वॉच करिएगा। अगर कोई आपकी क्यूरी हो या कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। चार ऑप्शन है: सिंधुदुर्ग, प्रचंडगढ़, राजगढ़, पन्हाला। तो इसमें पूछा है कि मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जो ये प्रचंडगढ़ जो किला है, ये अगर देखा जाए तो खासकर ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है? तो पुणे महाराष्ट्र में ये है। ठीक है, पुणे में है। ये बताया जाता है कि जो शिवाजी हैं, क्योंकि शिवाजी तो मराठा साम्राज्य के काफी प्रतापी एक शासक रहे हैं, ठीक है, शक्तिशाली शासक रहे हैं। तो पुणे में शिवाजी द्वारा शिवाजी द्वारा जीता गया, यानी जीता गया क्या था? पहला किला था ये, पहला किला था। ठीक है, उस समय ये मात्र 16 वर्ष के थे। ठीक है, मात्र ये 16 वर्ष के थे। तो 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? ये किला इसको जीता था। और माना जाता है कि इसे कि एक और भी नाम देते हैं, बड़ा तोरण किला भी कहते हैं। हालांकि इसका एक अन्य नाम है, इसको हम लोग इसे कहते हैं बड़ा तोरण किला। एक इसको हम लोग अन्य नाम ये देते हैं। ठीक है, एक अन्य नाम ये देते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा कि ये मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है, प्रचंडगढ़ किला। लिखा कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? सातवीं, तीसरी, पांचवी, पहली। तो ये आपकी अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है आपकी पहली। देखिए, जो ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 आया, इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं। इसमें कितनी है? इसमें कुल कितनी? 6 अनुसूचियां हैं। इसमें कुल 6 अनुसूची हैं। ये संविधान वाली अनुसूची नहीं है, उसको नहीं समझेंगे आप। 1972 में भारत में जो जंगलों में यानी वन में जो जीव रहते हैं उनके संरक्षण के लिए 1972 में इंदिरा गांधी ने एक एक्ट लेकर आई। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का। इसमें कुल 6 अनुसूचियां हैं। उन 6 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है, उस अनुसूची के तहत ही, ठीक है, उस अनुसूची के तहत ही हमने क्या किया है कि जो गंगा डॉल्फिन है उसको क्या किया? संरक्षित किया है। ठीक है, उसको संरक्षित किया है। और आपको पता ही है कि गंगा डॉल्फिन क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव भी है और उत्तर प्रदेश की ये राजकीय जलीय जीव भी है। ठीक है, तो राष्ट्र का भी और हमारे यूपी राज्य का भी क्या है? जलीय जीव है। कौन? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, तो ये पहले अनुसूची में बताया गया है। वैसे आप तो ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 आया, ऐसे कई सारे अधिनियम आए थे। जैसे आप देखेंगे, जैसे हम बात करें तो आपका एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब आया? तो ये आया 1986 में। ठीक है, दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम, यानी फॉरेस्ट वन संरक्षण अधिनियम। ये कब आया? 1980 में आया। ठीक है, कब आया? 1980 में। तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट, ये कब आया?
1973 में आया। ठीक है, 1973 में आया। फिर हाथी प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट ये कब आएगा? ये आएगा 1992, 1992। बाकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1975 ही आया। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे अधिनियम आपके पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए, यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है, ठीक है, यानी कि परमाणु ऊर्जा का जो सूचकांक है, स्तर का जो सूचकांक है वो n हमने माना है, तो m कक्ष के लिए n डैश डैश के बराबर होगा। तेनी n की संख्या क्या होगी? देखिए, आपने जो हमने रसायन में खासकर हमने पढ़ रखा है, परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ रखा है, तो उसमें कुछ सेल होते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहां पर तो n या यहां पे बात करें तो आपका हो जाएगा, यानी कि k सेल के लिए, k सेल के लिए n की संख्या क्या होगी? तो कहोगे इसकी संख्या होगी कितनी? 1 होगी। ठीक है, और ये k हो गया तो k, फिर l, l सेल के लिए कितनी संख्या होती है? कितने कक्ष? 2। ठीक है, फिर m के लिए कितनी हो जाएंगी? इसके हो जाएंगी 3। और यहां पे इसने क्या पूछा है? तो m कक्ष के लिए n के बराबर क्या होगा? तो वो होगा आपका 3। कौन होगा? 3। ठीक है, तो अगर वहां पे l लिखा होगा तो वो 2 के बराबर होगा, अगर k लिखा होता तो 1 के बराबर होता। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग का एक हिस्सा है। देखिए, जो बजट तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वो किया जाता है आर्थिक मामले विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, और ये किसके अधीन आता है? वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है ना, ये क्या आएगा? वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, वॉकिंग विद कॉमरेड्स, किरण देसाई, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, झुंपा लाहिड़ी। ठीक है, हालांकि ये सभी क्या है? अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले लेखक हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पुस्तक है ये आपकी किसकी है? तो ये है अरुंधति रॉय की। ठीक है ना। अच्छा, अरुंधति राय की एक और भी पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इसी पुस्तक के लिए इनको 1997 में क्या मिला था? बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार भी मिला था। इसी पुस्तक के लिए इनको मिला था 1997 में। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी ही पुस्तक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय अपने मूल यानी कि प्रारंभिक मूल अधिकार क्षेत्र में राज्यों के बीच विवादों का फैसला करेगा? ठीक है, यानी कि अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा, तो लेकिन वो किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के तहत वो सुनेगा? या केंद्र और राज्यों के बीच में अगर जो कोई विवाद हो जाए तो वो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत वो उनकी फैसलाओं को सुनेगा? ठीक है, और ऐसे जो विवाद होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मूल या मौलिक, ठीक है, मूल या मौलिक या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो इसके लिए आर्टिकल आपका होगा अनुच्छेद 131। कौन सा है? अनुच्छेद आपका 131 है। ठीक है, 131 है। तो ये अनुच्छेद 131 में क्या है? तो इसे कह सकते हैं कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक प्रारंभिक
क्या है, क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक या क्षेत्राधिकार है। तो अब मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि इसके अंतर्गत ही, इसे आर्टिकल के अधीन ही सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के बीच में हुआ विवाद या केंद्र और राज्य के बीच में हुए विवादों को वो सुनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो 131, बाकी यहाँ पे आएंगे 127 में। 127 में तो यहाँ पे तदर्थ तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में यदि न्यायाधीशों की संख्या कम है, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो जो सीजीआई होगा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से क्या करेगा, या तो रिटायर्ड न्यायाधीश या फिर किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है, ताकि उसका काम सुचारू रूप से हो पाए, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या जो कि कमी है उस कमी को पूर्ति की जा सके। तो तदर्थ न्यायाधीश रिटायर्ड न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी वर्तमान में अगर किसी राज्य का वो न्यायाधीश है, ठीक है, तो वहां से भी उसे सुप्रीम कोर्ट बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीश 127 में लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति कुल वैश्विक धरातली क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत शामिल करती है, पठार, पहाड़ियां, पर्वत, मैदान। देखो, अगर हम पूरे विश्व को ले लें, ठीक है, पूरे इस पृथ्वी को ले लें, तो इस पृथ्वी पर देखा जाए तो कह रहा है सबसे बड़े हिस्से पर इन क्षेत्रों पे क्या है, कुल वैश्विक, अच्छा यहां लिखा है कि भू आकृति कुल वैश्विक धरातली क्षेत्र का, ठीक है, यानी कि वो सागर जलीय नहीं, धरातली धरातली क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत शामिल करती है। तो क्या पठार है, पहाड़ियां हैं, पर्वत है, मैदान है। तो धरातली क्षेत्र पर यानी कि भू पर, यानी कि जितना भी क्या है आपका थल वाला भाग है, उस सबसे अधिक हिस्सा किसका आता है, तो सबसे अधिक हिस्सा मैदान का आता है। मैदानों के बाद में पठारों का आता है, पठारों के बाद में पहाड़ियों का आता है। ठीक है, तो यानी कि इस धरातली स्थल पर देखा जाए, धरातली क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़े हिस्से पे कौन सा एरिया कवर करता है, मैदानी भाग, फिर पठारीय क्षेत्र, फिर पहाड़ी क्षेत्र। वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच वार्ता परिणाम प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, ठीक है, किस वर्ष, 1921, 1941, 1931, 1937। तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, खासकर 5 मार्च की डेट है वो, 5 मार्च 1931 को। तो जो गांधी इरविन ये समझौता है, गांधी इरविन समझौता है, इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इसको दिल्ली ठीक, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज यह भी ध्यान रखनी है क्या, कि गांधी जी ने क्या किया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, उसको बंद करके, ठीक है, उसे बंद कर दिया, और जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें भाग लेने के लिए गए थे, इसी समझौते के तहत वो गए थे। ठीक है, इसी समझौते के तहत गए थे, तो 1931 में ये हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य स्वच्छता के लिए प्रासंगिक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलप गोल्स, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलप गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य। तो ये कह रहा है किस नंबर का वो है, ठीक है, तो ये आपका होगा लक्ष्य 9, 15, 16, 6, लक्ष्य 9 है, लक्ष्य 5 है, लक्ष्य 6 है, लक्ष्य 1 है। तो सही आंसर आपका कौन सा है, आपका वो लक्ष्य 6 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं कि जो आपका क्या है, आपका सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG जो गोल्स हैं, ठीक है, तो इसको हमें प्राप्त करना है, और कुल 17 गोल्स हैं, ध्यान की कुल कितने हैं, तो कुल कितने, 17 क्या है आपके, कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं हमने।
कुल 17 क्या है लक्ष्य हैं, कुल 17 लक्ष्य हैं। अगला है 10वां कि निम्नलिखित में से किस नदी का मूल स्रोत पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से है? महाबलेश्वर से है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी। तो ये महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है कौन सी? कृष्णा निकलती है, ठीक है ना। कौन निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। बाकी अगर देखा जाए गोदावरी कहां से निकलती है, तो ये त्रियंबक पहाड़ी से, त्रियंबक पहाड़ी। तो त्रियंबक पहाड़ी ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। हालांकि महाबलेश्वर पहाड़ी भी महाराष्ट्र में है। कावेरी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ये कर्नाटक में है पहाड़ी, यानी जो कुर्ग जिला है, कुर्ग जिले में है ये, कुर्ग जिला कहाँ पे? तो कर्नाटक। ये यहां से निकलती है। और जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में भी जाती है। तो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं, जैसे गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। जिसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था? प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, मुस्लिम स्त्री अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। तो देखो इसमें 2013 में जो एक्ट पारित किया गया था वो आपका ये था कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है ना। ये कब? 2013 में। कब? 2013 में। और यही वाला क्या है? ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, यही सही है। बाकी मैं इनकी बात करूं कि स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था 1986 में, ठीक है। और मुस्लिम स्त्री अधिनियम कब आया था? तो ये आया था, ये भी 1986 में आया था। ये कब आया था? 1986 में। और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1961 में। कब आया? 1961 में। लेकिन एक अधिनियम आपको और ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, वो है क्या? घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। ये आया था 2005 में। कब आया? तो ये आया 2005 में। तो इसको आपको ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। इसके लिए आंसर आपका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? ठीक है, तो सुबनसिरी हमें पता है कि सुबनसिरी एक नदी है जो कि ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जब नाम आएगा तो इसका मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में ये विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है, क्योंकि सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। चाहे वो सुबनसिरी हो, चाहे धनसिरी हो, चाहे मानस हो, ठीक है, और चाहे आपका कपिली हो, ठीक है, ये सभी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक ही है। या तीस्ता हो, तीस्ता भी सहायक है ब्रह्मपुत्र की। आगे देखिए, हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G यानी कि 5th जनरेशन ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? सी डॉट और आईआईटी रुड़की, इसरो और आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और आईआईटी मद्रास, ट्राई और आईआईएससी बेंगलोर।
तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये समझौता हुआ है सी डॉट और आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो आईआईटी रुड़की जो है ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में ये है। ठीक है, बाकी सी डॉट का मतलब ये देखो, सी ऐसे डॉट लिखते हैं। ठीक है, सी डॉट। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा है? ये 2024 में जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुई है, इसी इसका मेजबान क्या है, मतलब कहाँ पे ये इसका आयोजन हुआ है, पूछना का मतलब इनका ये है। तो ये तो जो राजगीर आपका शहर है बिहार में, वहां पे इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए कि इसमें विजेता कौन रहा है, विजेता रही है कौन? भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम। और किसे हराया है, यानी कि उप विजेता कौन रहा है? वो रहा है चाइना, यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ पीपुल्स चाइना, यानी कि चाइना ये क्या रहा है, उप विजेता रहा है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखिएगा 2024 में एशियाई हॉकी किसने जीता है। एतमादुद्दौला या इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये जो मकबरा आपको देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा कहाँ पे? आगरा। ठीक है, तो ये आगरा में यमुना नदी तट पर बना है कौन सा? तियोना एतमादुद्दौला का मकबरा। तो जो ये एतमादुद्दौला की हम लोग बात करते हैं, जो ये मकबरा है, ये ध्यान रखेंगे। तो इनका जो मूल नाम क्या था? मूल नाम है मिर्जा गयास बेग। क्या नाम है इनका? मूल नाम क्या है? तो मिर्जा गयास बेग, यानी ये नूरजहां के पिताजी थे। ठीक है, तो नूरजहां के पिता, हालांकि नूरजहां ने बनवाया ही था, नूरजहां ने ही बनवाया था, एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। और यहाँ तक की बात करें तो मुगल काल में संगमरमर से बना पहला मकबरा ये है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मुगल काल में संगमरमर से बना क्या है, पहला मकबरा ये है। जिसमें पिट्रा ड्यूरा, जिसमें पिट्रा ड्यूरा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो पिट्रा ड्यूरा तकनीकी मतलब होता है कि इस मकबरे के दीवारों पर जो कह सकते हैं कीमती जो पत्थर हैं, हीरे जवाहरात जो भी हैं, उसको लगाए गए थे। ठीक है, ताकि वो अच्छा दिखे। ठीक है, अलंकृत किया गया था हीरे जवाहरात कीमती पत्थरों से, उसे पिट्रा ड्यूरा तकनीकी कहते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? दोमट मिट्टी, जिसमें ह्यूमस और आयरन तथा कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं। दोनों के पकने के समय वर्षा का होना। अच्छा, यहाँ पे होना, इसको सुधार लो, यहाँ पे होना चाहिए था आपका दानों। ठीक है, तो इसको आप जरा पढ़ो। तो लिखा क्या है? दानों के पकने के समय वर्षा का होना, 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, गर्म और आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आपका है कि भाई ये क्या होगा, जब दाने पक रहे हो तो उस समय वर्षा होने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
अगर वर्षा होगा तो फसल तो नुकसान ही हो जाएगा फिर ना, फसल नुकसान हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ये आपका सही है कि दानों के पकने के समय वर्षा का होना ये नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि जो कॉफी का कह सकते हैं सर्वाधिक उत्पादन उत्पादन कौन करता है, तो वो हमारा करता है राज्य कौन सा, कर्नाटक। ठीक है, अगर देखिए वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। यानी जो वेरीनाग जो झील है जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग जो झील है जम्मू कश्मीर में, वहां से किस नदी का उद्गम होता है ये पूछा गया है। तो ये जो आपका झेलम दिख रही है ना, झेलम, जैसे वेदों में विस्तत्ता भी कहा गया है, विस्तत्ता ये वैदिक नाम है किसका, झेलम का। ठीक है, झेलम का ये बोला गया है। तो ये झेलम नदी है, ठीक है ना, झेलम नदी के किनारे ही कौन सा, श्रीनगर, श्रीनगर स्थल स्थित है या शहर स्थित है। ठीक है, इसी किनारे झेलम नदी ही, झेलम नदी ही, झेलम नदी ही वुलर झील का क्या करती है, निर्माण करती है, वुलर झील का निर्माण करती है। और वुलर झील क्या है, भारत में क्या है, सबसे 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 बड़ी मीठे पानी की झील है, की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या दिया गया है, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को क्या कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है या फिर क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो क्या इसमें कहा गया है। ठीक है, तो बताइए क्या कहा गया, लिखा है ना कि किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या कहा गया है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसे बोलेंगे तल कर्षण। क्या बोलेंगे, तल कर्षण। क्या बोलेंगे, तल कर्षण। और घर्षण हमेशा विपरीत दिशाओं में लगता है। तेंग बोचे मठ, तेंग बोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान या फिर सिक्किम में है। ठीक है, या फिर सिक्किम में है। तो ये जो आपका होगा किस देश में, तो ये होगा कहाँ पे, नेपाल में। कहाँ पे है ये, नेपाल में है। ठीक है, वैसे और भी सारे मठ हैं, जैसे मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे आपका त्वांग मठ है। कौन सा, त्वांग मठ है। वैसे सिक्किम में देखेंगे तो यहाँ पर फोरडोंग, फोरडोंग मठ है, फोरडोंग मठ है। जैसे और मैं बात करूं तो जैसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे ताबो मठ है, ताबो मठ है। जैसे लद्दाख में हेमिस मठ है। हेमिस मठ है। तो
तो इनको और भी अतिरिक्त याद रखना। आगे ये पंडित राम नारायण जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? ठीक है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत, पत्रकारिता, राजनीति या खेल? देखिए ये जुड़े थे संगीत के क्षेत्र से, और संगीत में भी ये सारंगी वादक थे। क्या थे ये? सारंगी वादक, सारंगी वादक ये थे। ठीक है, तो ये आज के हमारे कितने क्वेश्चन होंगे? ये क्वेश्चन हो गए हमारे 20, है नहीं? आपको बेहतर चीज़ से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज कितने ही क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ।